नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज। और आज इस वीडियो में बात करेंगे, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबके दिमाग में बातें चल रही है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। ठीक है, मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, रॉन्ग क्वेश्चंस का क्या होगा। फिर हम बात करेंगे कि आपके आंसर्स की के लेटेस्ट अपडेट है उसकी क्या स्टेटस है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे कि स्किल टेस्ट की डेट क्या रहेगी। और जो सबसे लास्ट में अच्छे से हम लोग जो डिस्कस करेंगे, या फिर सबसे पहले इसी को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन की जो फॉर्मूला है वो जो जून में जो चेंज हुई है। देखिए, आपकी पहले जो नॉर्मलाइजेशन का जो चक्कर होता था वो काफ़ी अलग था, जो शुरुआत से चल रही थी। अभी जो एसएससी ने लास्ट 2025 के जून में नई नॉर्मलाइजेशन की जो फॉर्मूला लाया है उसमें काफ़ी चीज़ें बदल गई है। तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आप लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे और कमेंट्स में भी बोला लोगों ने कि सर नॉर्मलाइजेशन अच्छे से बता दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। तो उन्हीं के लिए मैं इन वीडियो को लेके आया हूँ कि नॉर्मलाइजेशन को अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल टर्म में समझाऊंगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है फॉर्मूला जिसके, तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। मैं आपको बेसिक से एकदम लेमन टर्म में समझाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करेगा आपके एग्जाम में। और साथ ही साथ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पे मैं गूगल फॉर्म को मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, वहां पे जब आपका आंसर की आ जाएगा तो आप गूगल फॉर्म को फिल कीजिएगा। उसका बेनिफिट क्या होगा कि मैं आपको एग्जैक्ट सारे शिफ्ट्स के एनालिसिस में करवा पाऊंगा कि हर शिफ्ट्स में नॉर्मलाइजेशन कितनी होगी। ये अभी देखिए हमारा तुक्का है, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपका आंसर की आ जाएगा उसके बाद जो एनालिसिस होगी वो एग्जैक्ट एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होगी। तो इसलिए आपको जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। वहीं पे आपको गूगल फॉर्म शेयर की जाएगी और मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक और बेनिफिट है कि वहां पे स्किल से रिलेटेड जितनी भी आपके तैयारी की जाएगी वो वहां पे आपको उसके कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे वहां पे। तो आपको दोनों बेनिफिट्स होगी। अब चलिए, अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज में कितने मार्क्स मिलेंगे उसको समझाने से पहले देखिए, सबसे बेहतर तरीका होगा कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन के पहले फॉर्मूला को समझ लेंगे कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से काम कर रहा है आपके अब से 2025 एंड बियॉन्ड कैसे काम कर रहा है। इसको अच्छे से समझ लेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें नॉर्मलाइजेशन हर शिफ्ट में मार्क्स कितने मिलेंगे, किस में मार्क्स आपके बढ़ेंगे, किस में मार्क्स कम होंगे, एक्यूरेसी का क्या रोल होगा। सब चीज़ एक एक करके समझेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़े से कोर्सेज के बारे में बात कर लेता हूँ। ये हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज में स्किल की तैयारी के कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप इसको पॉज करके देख लीजिए आराम से। मैं इसको लास्ट में डाल दूंगा। चलिए, अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आंसर के अपडेट्स के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि देखिए आंसर की का क्या होगा। देखिए, आंसर की 1 से 2 दिनों में अभी एसएससी जो फेज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर के भी आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके 2 से 3 दिनों के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का भी आंसर की आ जाएगा। क्योंकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो उससे रिगार्डिंग मैक्सिमम इस वीक के अंडर में आपके, ये जो वीक जो चल रहा है इस वीक में आपका फ्राइडे से पहले आपका आंसर की आ जाने की चांसेस है, अगर कोई और दिक्कत नहीं होती है तो। क्योंकि आंसर की बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि आपको भी पता होगा कि आंसर की में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है रॉन्ग क्वेश्चंस की। तो रॉन्ग क्वेश्चंस है। ठीक है, फिर ऑप्शंस में आपने कहीं कहीं 3 3 ही ऑप्शंस डाले हैं क्वेश्चंस के ऑप्शन में, तो ये भी दिक्कत है। तो ये सोच रही कि एसएससी एम्बेरसमेंट को अपनी कैसे छुपाए। ठीक है, साथ ही साथ आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, और ऑप्शंस में आप जो दे रहे हैं कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो सिलोक्स के आप आंसर्स दे रहे हो। तो ये भी एक चैलेंज है कि ये ये भी देखने में मजेदार वाली बात हुई कि आंसर के में ये लोग कैसे छिपाते हैं इस चीज को, या फिर ओपन रखते हैं, या फिर इसको भी ये कवर अप करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज के ज़माने में कुछ छुपा हुआ तो नहीं है, तो ये तो पता चल जाएगा ये लोग कुछ कवर अप करना चाहेंगे तो ये तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली 1 2 दिन में आपका फेस का आंसर किया जाएगा, और उसके बाद आपका 2 से 3 दिनों में आंसर स्टेनोग्राफर का भी आ जाए, या फिर उसके साथ साथ ही आ जाए। तो मैक्सिमम इस वीक के अंदर में सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी, जो आंसर की का जो प्रोसेस है। नेक्स्ट जो आप लोग को बात करते हैं कि हर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कितनी होगी। देखिए, स्किल टेस्ट की डेट क्या रहेगी वो मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बता रखा था थोड़ा सा। इस वीडियो में भी और अच्छे से हम बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज क्या रहेगी, और उससे पहले कि नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगी कैसे इस एग्जाम में। तो उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको होपफुली और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, हम लोग अगर बात करते हैं, अगर 2018 से पहले एसएससी में कोई नॉर्मलाइजेशंस नहीं हुआ करती थी। ठीक है,
तो एसएससी उससे पहले जनरली एसएससी ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करता था, तो वो भी ऑफलाइन एग्जाम भी 2 से 3 शिफ्ट में होता था। तो उस समय नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था, तो उसमें क्या होता था कि जो सारे ईजीएस शिफ्ट से बच्चे ही सब वापस से इस एग्जाम में आ जाते थे, सब सारे ईजीएस शिफ्ट वाले बच्चों का ही एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता था। तो 2018 में लड़के इन्होंने नॉर्मलाइजेशन लाया, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रोटेस्ट हुआ था इसके लिए भी, नॉर्मलाइजेशन के लिए भी। तो 2018 में नॉर्मलाइजेशन आया और यहाँ से सबसे पहले इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला लाया था। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो सबसे पहले जो फार्मूला था, ठीक है, वो आपका स्टैटिस्टिक्स के बेस पे था, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के बेस पे इन्होंने फार्मूला बनाया था। अब इसमें स्टैटिस्टिक्स पे जब फार्मूला बनाता हो तो इसमें आपका मीन हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, तो इसको यूज करके ये फार्मूला बनाया था। तो इसमें क्या था कि बहुत सारे थोड़ी सी त्रुटि थी, टाइम टू टाइम इस पे बहुत सारे सवाल उठते रहे थे। और ये जो बेसिकली जो फॉर्मूला जो लेके चलता था, इसमें टॉप के 0.1%, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हर शिफ्ट में आते थे, ये टॉप के मतलब कहने का मतलब है कि जो भी किसी भी शिफ्ट में पार्टिकुलर 0.1% जो स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर हैं, उनके मार्क्स की एवरेज निकाली जाती थी और उसी के बेसिस पे शिफ्ट को कैलकुलेट किया जाता था, एग्जामिन किया जाता था कि ये शिफ्ट हार्ड है या इजी है। सपोज दैट अगर आपके एसएससी स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम पहले 6 शिफ्ट में हुए करते थे, ठीक है, तो शिफ्ट में से जो अगर पहला शिफ्ट में, ठीक है, किसी बच्चे के में बच्चों के 0.1% जो बच्चे हैं उनके मार्क्स सपोज डेट 158 आ रहे हैं एवरेज, मैं एवरेज की बात एक जनरल से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और शिफ्ट 2 में, ठीक है, अगर सबके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 145 आ रहे हैं, ठीक है, और शिफ्ट 3 में जो बच्चों के हैं जो 0.1% बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो लगभग 150 के आसपास में आ रहे हैं। तो इससे एसएससी एनालिसिस करता था कि जो शिफ्ट 1 है, ठीक है, उसमें से जो बच्चों के जो क्योंकि 158 मार्क्स आ रहे हैं तो ये सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लोग स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपका जो इससे जो मीडियम वाला जो एवरेज स्कोर करने वाला था वो है 150 है। तो एसएससी मान के चलते थे कि ये जो है मीडियम है, बीच का स्कोर है। और लास्ट जो सबसे जो हार्डेस्ट शिफ्ट जो एसएससी मानती थी कि ये सेकंड शिफ्ट में क्योंकि बच्चों के 145 नंबर ही एवरेज आ रहे हैं, 0.1% जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सारे शिफ्ट में होंगे। तो एसएससी मान के चलती है कि हर शिफ्ट में हम इक्वल टैलेंटेड बच्चों को डाल रहे हैं, ठीक है। वो एसएससी पहले से प्रिजुडिस होकर नहीं चलती है कि इस शिफ्ट में बच्चे टॉपर हैं, सारे टॉपर बच्चे आ रहे हैं, इस शिफ्ट में बच्चे टॉपर नहीं हैं, तो वो एवरेज ऐसा लेके चलती है, ठीक है। तो सब शिफ्ट में उनका कहना है कि सारे शिफ्ट में जो बच्चे हैं वो एवरेज हमने सबको डाल रखा है। तो इस शिफ्ट में क्योंकि एवरेज 145 बच्चों का आया है, सब बच्चों का 145 आया, तो ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट था। अब इनका जो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका था वो जो कैलकुलेट करते थे, जो अभी तक 2025 से पहले तक का जो फॉर्मूला चल रहा था उसमें वो ईजीएस शिफ्ट को बेस बना के नॉर्मलाइज करते थे, ठीक है। अब इसको कैसे है, जैसे सपोज दैट ये ईजीएस शिफ्ट में 158 बच्चों ने मार्क्स लेके आया, तो यहां से इस शिफ्ट को बेस बना के लोग यहां से लोग नॉर्मलाइज करना स्टार्ट करते थे। अब देखिए वो यहां था क्या कि ये जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट था उसको इसके बराबर लाना चाहते थे, ठीक है। फिर इसको जो एवरेज शिफ्ट है उसको ईजीएस शिफ्ट के बराबर करते थे, ठीक है। तो जैसे यहां से इसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो 145 वाले जो बच्चे यहाँ पे आए हैं एवरेज, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पे हर शिफ्ट में ये लोग 13 मार्क्स, किसी को कम किसी को ज्यादा, ये एक अभी हम बताएंगे थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये चलता था, ठीक है। तो बीच वाले शिफ्ट है, ठीक है, इसमें आपको मार्क्स थोड़ा कम मिलता है, ठीक है, 8 नंबर यहाँ पे मिल रहा था, एक एवरेज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से मार्क्स घटता भी था, तो इसमें क्योंकि पहले यहाँ पे 2018 से जो चल रही थी जो तरीका, इसमें मार्क्स बहुत कम लोगों का बहुत मिनिमल डिक्रीज करता था, वो भी सिर्फ इजीएस्ट शिफ्ट वाले बच्चों का मार्क्स डिक्रीज करता था, ओके। और हार्डेस्ट शिफ्ट वाले बच्चों का मार्क्स बहुत जो एकदम रेयर नीचे लेके आए हैं, 1 2 4 10 मार्क्स लेके आते थे, उन्हीं का मार्क्स कम होता था। बाकी लगभग सारे शिफ्ट में मार्क्स बढ़ता ही था, ठीक है, जो एवरेज शिफ्ट है और हार्ड शिफ्ट है। और इजी वाले शिफ्ट में भी मार्क्स यहाँ पे बढ़ते भी थे और बच्चों के कम भी होते थे, लेकिन बहुत कम ही ऐसा टाइम होता था कि जब बच्चों के मार्क्स कम होते थे, ओके, क्योंकि ये इजीएस्ट शिफ्ट को लेके चलता है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि किसी ने इजीएस्ट शिफ्ट में लाया 158, एवरेज शिफ्ट में कोई लेके आ रहा है, एवरेज जो है वो बन रही है 150, और जो हार्ड शिफ्ट में जो एवरेज बन रही है 145 बन रही है। तो कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, जो इजीएस्ट शिफ्ट में, ठीक है, 158 लेके आ रहा है, तो उसके मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे। अगर यहाँ पे कोई एवरेज वाले शिफ्ट में, ठीक है, वो 158 लेके आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता था कि इसको और अलग से 8 मार्क्स मिल जाते थे नॉर्मलाइजेशन के। तो इसमें क्या हो जाता था, इनके मार्क्स हो जाते थे 166, जो पिछले साल हुआ भी है, ठीक है। और अगर कोई हार्डेस्ट शिफ्ट में 158 लेके आ रहा है,
तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, यहाँ तक पहुंचाने के लिए कितने मार्क्स देने होंगे? 13 मार्क्स। तो इसको 13 मार्क्स दे रहे थे, तो ये क्या आ जा रहा था? 171। अब इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले साल जो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एक शिफ्ट था, ठीक है, उसमें बच्चों के 11 से लेकर 13 मार्क्स तक मिले थे, और इसी शिफ्ट के बच्चों को जो मिले थे नंबर मिलने के कारण, जो ग्रेड सी का जो आपने जो कटअप देखा था 171, 176, क्योंकि 170 से नीचे तो ग्रेड सी का कोई कटअप ही नहीं जा रहा था, तो इसी वजह से हो रहा था। हाँ, और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं शिफ्ट वाले बच्चे थे, इससे भी होंगे, लेकिन इस शिफ्ट वाले बच्चे जिनका सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन के नंबर मिले थे, उस शिफ्ट के बच्चे इसमें ज्यादा थे। ओके, तो ये अब तक ऐसे फॉर्मूला काम कर रहा था नॉर्मलाइजेशन का आपका, लेकिन इसके क्या थे? कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। तो ड्रॉबैक्स तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। ड्रॉबैक्स क्या थे? तो ड्रॉबैक्स क्या थे कि सपोज दैट किसी शिफ्ट में, ठीक है, एनआर, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि नॉर्दर्न रीजन के जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा तैयारी करते हैं, और सबसे ज्यादा तैयारी अच्छे से भी नॉर्दर्न रीजन के ही कैंडिडेट्स करते हैं। नॉर्दर्न रीजन हो गए या सेंट्रल रीजन के हो गए, क्योंकि इसका कारण भी है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स ज्यादा है, तो बच्चों के पास एजुकेशन इजिली एक्सेसिबल है। तो किसी भी शिफ्ट में नॉर्दर्न रीजन्स और सेंट्रल रीजन्स के बच्चे ज़्यादा होंगे, उस शिफ्ट में अगर बैठ गए तो सोचिए उस शिफ्ट की एवरेज ऐसे ही वो अप चली जाएगी, है ना। तो इसका एक ड्रॉबैक्स हुआ करता था। अगर सपोज दैट किसी शिफ्ट में आपके ईस्टर्न रीजन हो गए, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गए, या फिर ऐसे रीजन्स के बच्चे हो गए जहाँ पे थोड़ा सा एजुकेशन का स्तर थोड़ा सा नीचे है, तो वहां पे तैयारी नहीं हो रही। देखिए, एक होता है कि एजुकेशन आपकी की लिटरेसी रेट, और एक होता है कि तैयारी कंपटीशन लेवल पे तैयारी, वो अलग हो जाती है दोनों चीजें। अब आप कहेंगे सर कि त्रिपुरा की तो लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है, हम मान लेते हैं, ठीक है, वो बिहार से भी ज्यादा हाई है, ओके, लेकिन अगेन यहाँ पे दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है। एक लिटरेसी रेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कि कंपटीशन लेवल की तैयारी की बात हो रही है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बच्चे अगर सपोज किसी शिफ्ट में ज्यादा बैठ गए, तो अगेन जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो इस शिफ्ट का एवरेज नंबर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये इसका ड्रॉबैक्स था। उसके अलावा किसी शिफ्ट में आपके एक सर्विसमैन ज्यादा बैठ गए हैं, ठीक है, या ओएच कैंडिडेट है, एचएच कैंडिडेट है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर ये ज्यादा बैठ गए हैं, तो अगेन ये शिफ्ट का भी क्या हो जाएगा? एवरेज क्या हो जाएगा? कम आएगा। तो ये भी एक थोड़ा सा छोटा सा ड्रॉबैक था जो अभी के चीजों में जो चल रहा था। और इसका जो सबसे मेजर ड्रॉबैक की बात करें, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि 2019 का जब सीजीएल का जो पेपर होता था, ठीक है, उसमें 200 में से कैंडिडेट्स 245 तक नंबर लेके आए थे टीयर 1 में, ठीक है। इनफैक्ट जो फाइनल स्कोर बनती थी 700 में से जो 724 जाती थी, ठीक है। एमटीएस 2019 की मैं बात करूं तो 100 नंबर का पेपर आया था, 100 में से जो हरियाणा का जोन का जो सिलेक्शन हुआ था वो 105 नंबर पे हुआ था, ठीक है। तो ये सब काफी ड्रॉबैक्स हुए होते थे, क्योंकि आपको पता है कि ये इजी वाले शिफ्ट को लेके चल रहा था। इजी वाले शिफ्ट को लेके चलने के कारण क्या था? इजी शिफ्ट लेके चलने के कारण क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो इजी वाले शिफ्ट में किसी बच्चे ने, ठीक है, अगर 180 नंबर लेके आया है प्रीलिम्स में, और इसको नॉर्मलाइजेशन के नंबर ही 20-25 मिल गए, ठीक है, तो इससे क्या होता था कि इनकी जो जो फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर बनती थी वो 200 को क्रॉस कर जाती थी, ठीक है, 200 प्लस हो जाती थी, 200 प्लस हो जाती थी। तो ये चीज दिक्कत थी पहले। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए कि जो अभी 2025 जून में जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आया है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखला देना चाहता हूँ। काफी इसमें फॉर्मूलाज है, आपको फॉर्मूला तो अभी समझ में नहीं पाएगा, नहीं मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है, मैं आपको बताइएगा तो बोलिएगा तो मैं एक अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उस फॉर्मूला को समझाते हैं। तो ये है जो आपका जो नया नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो जून 2025 में अभी लाया गया है, ठीक है। ये देखिए, इसमें जो आपका स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे जो फॉर्मूला था उसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया है कि ये परसेंटाइल स्कोर पे लेके चल रहे हैं। ये अपनी फॉर्मूला को किस पे लेके चल रहे हैं? परसेंटाइल स्कोर पे लेके चल रहे हैं, और यहीं से चीजें चेंज हो गई। साथ ही साथ ये और भी एक चीज को जो कंसिडर कर रहे हैं वो है इंटरपोलेटेड स्कोर, ठीक है। नॉर्मलाइज के साथ साथ किस पे कर रहे हैं? इंटरपोलेटेड स्कोर पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये मैं पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी का जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है 2025 का, वो आपका इंटरपोलेटेड स्कोर और आपका परसेंटाइल के बेसिस पर बन रहा है। तो इसमें जो आपका बेस बनता है, ठीक है, वो आपका हार्ड शिफ्ट को बेस ना बना के ना इजी शिफ्ट को बेस बनता है। इसमें जो बेस बनता है आपका जो मीडियम जो एवरेज वाला शिफ्ट जो आया है ना, जो तीनों में से सबसे ज्यादा एवरेज जो शिफ्ट है जिसमें नंबर सबके एवरेज आए हैं, उसको लेके चलता है ये वाला, ठीक है। तो इसका थोड़ा बेनिफिट भी है। ये थोड़ा सा जो पहले का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, ये वाले फॉर्मूला काफी इजी भी है और बेहतर भी है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से देखेंगे कैसे बेहतर है। अभी जैसे इस बार जो एग्जाम हुआ है टोटल 9 शिफ्ट्स में हुआ है, ठीक है। तो 9 शिफ्ट्स में से सपोज दैट, ठीक है, जो एवरेज देखा जा रहा है कि जो 7th वाली जो शिफ्ट थी, ठीक है, वो एवरेज थी। तो एवरेज जो शिफ्ट रहेगी
एट्थ के शिफ्ट रिलेटिवली आपके इजी थे, ठीक है। और जो सिक्स वाले जो शिफ्ट है वो रिलेटिवली सबने हार्ड बोला है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो प्रोसेस जो चलेगी वो होगी सेवन्थ वाली शिफ्ट में से किसी शिफ्ट जो सबसे ज़्यादा एवरेज जो नंबर जिसमें स्कोर आ रहा होगा सबसे बच्चों का, उसको लेके चलेगा। तो जिस शिफ्ट में सपोज दैट सेवन्थ की शिफ्ट में किसी बच्चे का एवरेज यहाँ पे 130 नंबर आ रहा है, और सिक्स वाले शिफ्ट में जो भी होंगे उसमें से एवरेज किसी बच्चे का 120 आ रहा है वहां पे, और एट्थ वाले शिफ्ट में लगभग एवरेज अगर 135 आ रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि ये पहले जो हम लोग जो लेके चल रहे थे इजी वाले शिफ्ट को पिछले नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रहे थे, अब जो चलेंगे हम लोग, ठीक है, वो इसको लेके चलेंगे, वो इसको लेके हम लोग नहीं चलेंगे, वो एवरेज वाले जो शिफ्ट होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमें चलना है, ठीक है। अब देखिए एवरेज वाले शिफ्ट में अगर 130 नंबर आया तो ये जो हार्ड वाले शिफ्ट में इसकी मार्क्स को क्या कर दिया जाएगी, इंक्रीज की जाएगी, जो आपके हार्ड वाले शिफ्ट है, और जो इजी वाले शिफ्ट है उनके नॉब्स मार्क्स को क्या होंगे, घटा दिए जाएंगे। तो इससे एक बेनिफिट क्या होगी कि जो पहले क्या होता था कि 200 में से 200 प्लस मार्क्स जो चले जाते थे वो अब नहीं जाएगा, जो सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। स्टेनोवाल पेपर में तो ऐसे भी नहीं जाता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे एक बढ़िया है कि किसी भी पर्सन का नंबर 200 में से 200 नंबर नहीं जा सकता है, ठीक है। इसी चीज को लेके भी कंट्रोवर्सी होती थी कि सर आप कितना भी पेपर इजी बनाओगे तो मैक्सिमम कोई बंदा तो 200 ही नंबर स्कोर करेगा ना, तो आप उसको 200 से ज्यादा नंबर कैसे दे सकते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी होती थी, ठीक है। तो इसके आने से क्या होगा कि ये वाली कंट्रोवर्सी एटलीस्ट खत्म हो जाएगी। अब देखिए बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें एक्यूरेसी का क्या रोल है, कि जिसने ज़्यादा एक्यूरेसी लाई है, ठीक है। जैसे सपोज डैट किसी ने अगर एक पार्टिकुलर शिफ्ट में मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने अगर 190 अटेम्प्ट किया था और उसके सही हो रहे हैं 110, ठीक है, और किसी ने 170 अटेम्प्ट किया उसके सही हो रहे हैं 110, तो क्या इन दोनों को कुछ अलग से नंबर मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कोई रोल होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई भी एक्यूरेसी का रोल नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक्यूरेसी का कोई भी रोल नहीं है आपके नॉर्मलाइजेशन में। आप 190 अटेम्प्ट करके आप 110 नंबर लाओ, ठीक है, या फिर 170 अटेम्प्ट करके, ठीक है, 110 नंबर लाओ, कोई कितने भी नंबर लेके आओ, अगर आपके जो नंबर है दोनों सेम है, ठीक है, चाहे आप 190 अटेम्प्ट कर रहे हो 170 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके नंबर सेम है और एक ही शिफ्ट में आप आ रहे हो, ठीक है, तो आपको जो भी नॉर्मलाइजेशन नंबर आपके ये रॉ स्कोर जो बन रहे हैं उस पे मिलेगा। मतलब 110 के हिसाब से दोनों को नंबर दी जाएगी। यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि इसने 190 नंबर 190 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 110 नंबर लाए थे, या फिर इसने 170 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 110 नंबर लाए थे, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके डॉट्स क्लियर कर दी कि यहाँ पे एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि इस एग्जाम में, ठीक है, कि आपको नॉर्मलाइजेशन के स्कोर कैसे मिलेंगे। तो देखिए जो सेवन्थ वाला है, ठीक है, सेवन्थ को मेरे हिसाब से वो एवरेज शिफ्ट रहेगा, तो इनके जो नंबर हैं वो ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, इनके जो चेंजेस होंगे वो मिनिमम चेंज होंगे, ठीक है। सिक्स्थ है, सिक्स्थ वालों का, ठीक है, जो अगस्त को जिनका पेपर हुआ है उनका थोड़ा सा पेपर टफ था, मैथ्स के भी क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे और पैटर्न नहीं चेंज थे, तो इनको थोड़ा सा संभलने का मौका नहीं मिला, तो इनको हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन नंबर इनके इंक्रीज होंगे, ठीक है। एट्थ है, 8 अगस्त को क्या हो जाएगा कि इनके जो नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर है वो हो सकता है डिक्रीज करेंगे, क्योंकि इनका शिफ्ट थोड़ा सा रिलेटिवली इजी आया था, तब तक एसएससी ने सारे मैथ्स के क्वेश्चंस भी हटा लिए थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एसएससी ने जो एरर थी वो भी कम कर दिए थे, तो यहाँ पे और इंटरफेस तब तक भी जाके स्मूथ हो गया था, तो यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा सा ज़्यादा अटेम्प्ट्स रखे हैं अपने, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनके मार्क्स डिक्रीज करेंगे। अब देखिए इसका ड्रॉबैक्स क्या है, तो देखिए इसका भी ड्रॉबैक्स है इस वाले मेथड्स का, ठीक है, वही ड्रॉबैक्स जो है जो पहले वाले का था, ठीक है। किसी शिफ्ट में, ठीक है, अगर एनआर के, ठीक है, सीआर के कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा बैठ रहे हैं तो अगेन सेम तरीके से वो शिफ्ट में जो है एवरेज स्कोर वो या तो बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो वो शिफ्ट्स होंगे वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजियर हो जाएगा एसएससी की आंख में, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर किसी शिफ्ट में आपके डिजेबल कैंडिडेट्स हो गए, ओएच एचएच कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा बैठ रहे हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ज़्यादा बैठ रहे हैं, एक सर्विसमैन कैंडिडेट ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो अगेन वो शिफ्ट क्या हो जाएगा, आपका एवरेज स्कोर नीचे आ जाएगा, तो उसकी जो होगी आपके वो शिफ्ट रिलेटिवली आपका हार्ड हो जाएगा, तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन के नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो ये भी थोड़ा सा
डिमेरिट्स है, लेकिन अगर इस ये पॉजिटिव अगर बन सकता है, ठीक है, पॉजिटिव कब बन सकता है, अगर एसएससी ध्यान दे कि हम हर शिफ्ट में, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ जो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स है, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, एचएच हो गए, ओएच हो गए, ठीक है, तो अगर एसएससी अगर ये ध्यान दे के चले कि हम हर शिफ्ट में इक्वल ही नंबर लोगों को प्लेस करें, तो ये अच्छा है, ये इसका जो ड्रॉबैक है ये पॉजिटिव में बन सकता है। उसके अलावा इसमें अभी तक मोरलेस वैसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं लग रही है नए वाले फॉर्मूला में। बाकी एक दो एग्जाम्स के जैसे आ जाएंगे आंसर कीज वगैरह जो आएंगे, नॉर्मलाइजेशन के जो कीज के नंबर आएंगे, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर आएंगे, तो उससे ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि अभी तक ये ज़्यादातर किसी एग्जाम में अभी तक अप्लाई नहीं हो पाया है। ये पहला एग्जाम था जो फेज वाला एग्जाम होने वाला था इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला पे, जिसका भी आंसर की और नॉर्मलाइज स्कोर अभी आना बाकी है, फिर एसएससी स्टेनो का है। तो जैसे जैसे देखेंगे कि इसमें भी आएंगे तो हमें और अच्छे से पता चल पाएगा कि इसमें क्या है, ये फॉर्मूला सही है या गलत है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए हम स्किल टेस्ट के डेट्स के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो देखिए आप लोगों को दिख रहा हो कि एसएससी का कैलेंडर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो अभी सबसे पहले जो एग्जाम हुआ आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो 8 से 11 अगस्त को होने वाला था, साथ ही साथ इसके बाद जो सीजीएल की एग्जाम्स होने वाली थी 13 अगस्त से 30 अगस्त को लेके, लेकिन ये था कि अभी डिले हो गया। आप सब लोग को पता है कि एक मंथ के लिए लगभग डिले हो गया, तो ये देखिए सब एग्जाम्स का यहाँ से डेट बढ़ जाएगा। और अभी तुरंत एसएससी इस हालत में नहीं है, इतनी जो क्रिटिसिज्म्स हुई है, तो ये नहीं चाहेगा कि कोई भी इस बीच में कोई एसएससी स्किल का एग्जाम तो करवा ले, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट आएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। फिर देखिए आपको बैक टू बैक सारे एग्जाम्स चल रहे हैं, यहाँ देखिए कहीं भी खाली नहीं है, तो आप देख पा रहे होंगे। अब सीधे जाके एसएससी को जो टाइम मिल रहा है यहाँ पे देख रहे होंगे नवंबर में आपको मिल रहा है, तो वो नंबर वाली भी चीज़ें जो यहाँ पे होने वाली थी, ये एमटीएस एग्जाम और जूनियर इंजीनियर के एग्जाम जो होने वाले थे, तो ये भी अभी अक्टूबर तक ही चलेंगे। और एक महीना जो उधर से जो डिले हुआ एसएससी सीजीएल की वजह से, तो अगेन लास्ट नवंबर लास्ट तक तो इसके पास अभी कुछ खाली नहीं है। तो आपका स्किल एग्जाम जब भी होगा तो नवंबर लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक्स, इससे पहले तो नहीं होने वाला है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई भी अकबकाने की हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है।